Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chad of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 जून 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अभी जो आप टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करोगे वहाँ पर थोड़े बहुत ही सब्सक्राइबर्स होंगे, 5-6 हज़ार के आसपास, क्योंकि इससे पहले जो हमारा मेन वाला चैनल था टेलीग्राम का, उस पर स्ट्राइक की वजह से उसको प्राइवेट कर दिया गया है, तो वो शो नहीं होगा पब्लिकली। जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको ऑब्वियसली बात है शो हो रहा होगा, बट पब्लिकली यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा। तो जो नए लोग हैं वो यहाँ पर इस वाले चैनल पर प्लीज़ जा सकते हैं, नया चैनल है और वहाँ पे PDFs वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना। नाउ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है आदि कैलाश पर्वत को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडिया में, इनको लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बैंक्स हैं ये सुपरवाइज और रेगुलेट करे जाते हैं लोकल बोर्ड्स के थ्रू, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बैंक्स हैं ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने का भी काम करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इन बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लाया गया है अमेंडमेंट 1966 के माध्यम से, यानी कि जो 1966 में अमेंडमेंट किया था उसके माध्यम से इन बैंक को इस वाले रेगुलेशन एक्ट के तहत इस लिमिट में लेकर आ गए। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 and 3 ओनली, ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन D तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली ओडिशा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक रेलवे ट्रेजेडी हुई है। 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं, जिसकी वजह से लगभग 288 लोगों की जान जा चुकी है। ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, स्टार्टिंग में कम था। मैं तो यही सोच रहा था ये नंबर वहीं पर रुक जाए, लेकिन धीरे धीरे करके ये 288 पहुंच गया। ये वो नंबर है जो न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश किया जा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम यही चाहेंगे ये नंबर यहीं पर थम जाए। उसके अलावा लगभग 900 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं इस पूरे इंसिडेंट के अंदर में। ये आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, काफ़ी दर्दनाक पिक्चरें देखने को मिलेंगी। इस वाली इमेज को देख सकते हो, ये इमेज कितनी ज़्यादा यहाँ पर डरावनी सी नज़र आ रही है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या होगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो सदमे में चले गए हैं इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट की वजह से। तो बेसिकली यहाँ पर 3 ट्रेनें थीं। एक ट्रेन का नाम है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दूसरे ट्रेन का नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस और तीसरा बेसिकली एक मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन है हमारी। और ये अच्छी बात है कि तीसरी एक मालगाड़ी है। अगर वो पैसेंजर ट्रेन होती तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है वो और ज़्यादा बड़ा होता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये जो 3 ट्रेनें हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ ये, जो अलग अलग एनिमेशंस हैं या अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल हैं उसमें आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी प्रॉपरली कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर। मुझे कुछ 2-4 अच्छे एनिमेशंस मिले थे, बट उसका मैं अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कॉपीराइट इशू आने के चांसेस हैं। इस वजह से वो एनिमेशन यूज़ करने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये रेलवे ट्रैक है और इस रेलवे ट्रैक पर यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। और पीछे से यहाँ पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आती है और यहीं से ट्रैक चेंज होने का रास्ता भी है, यहाँ से ट्रैक चेंज हो सकता है, यानी कि इधर से इस ट्रैक पर गाड़ी आ सकती है। तो पीछे से यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस आई। अब बताया ये जा रहा है कि देखो 2 तरीके के एनिमेशंस हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा सीधा यहाँ पर निकल रही थी,
अब सीधा सीधा इस मालगाड़ी के बराबर से गुजर ही रही थी, क्या हुआ कि वो पटरी से उतर गई। उतरने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उसके डब्बे मालगाड़ी से टकराए और पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जो ये ट्रैक है यहाँ पर, जो कि इस ट्रैक में मिलता है जिस पर मालगाड़ी खड़ी है ना, उस वाले ट्रैक में जाकर मिल जाता है। तो बोला ये जा रहा है कहीं ना कहीं ये जो ट्रेन आ रही थी कोरोमंडल, ये कहीं ना कहीं ट्रैक चेंज कर गई, और ट्रैक चेंज करने की वजह से जिस वाले ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी उसी ट्रैक पर ये भी जाने लगी, और क्या हुआ, सीधा जाके मालगाड़ी से टक्कर हो गई। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। बट अभी यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या ट्रैक वाकई में चेंज हुआ था, या फिर ये कहीं ना कहीं जो मालगाड़ी के बराबर से निकल रही थी तब पटरी से उतरी है, तब मालगाड़ी से टक्कर हो गई है, तब ये इंसिडेंट हुआ है। इसको लेकर अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वह भी जारी है। अच्छा, ये तो 2 ट्रेनें हुई। अब हुआ क्या कि ये जो जब ये पूरा एक्सीडेंट हो जाता है, सारे डिब्बे बिखर जाते हैं, तो पीछे से एक और गाड़ी आती है। जो तीसरी वाली ट्रेन है, वो तीसरी वाली ट्रेन भी काफ़ी स्पीड में थी। ऑब्वियस ही बात है वो स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सीधा यहाँ पे इन डब्बों से टकराई, और उसके बाद में ये तीसरी ट्रेन की वजह से पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो 2 तो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें लोग बैठे हुए थे, एक मालगाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सभी प्रकार के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। एक हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। चेक किया जा रहा है क्या ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया था, या फिर कह सकते हो कि मालगाड़ी के बराबर में चलते चलते वो पटरी से उतर गई। इसको लेकर अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल भी नहीं है। पूरे न्यूज़पेपर के अंदर आज इसी टॉपिक को कवर किया गया है। हर एक पेज पर आपको कहीं ना कहीं 2-3 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, अलग अलग देशों के जो मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, सब ने यहाँ पर अपना जो शोक संदेश है वो यहाँ पर दिया है इस इंसिडेंट को, इस डिज़ास्टर को देखते हुए। चाहे वो यूएस हो, यूएस के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान की साइड से हो, या चाइना के प्रेसिडेंट हो, या उसके अलावा यहाँ पे कह सकते हो कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस की साइड से, जापान की साइड से, सभी की साइड से जो शोक मैसेज है वो यहाँ पर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है वो थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब होती हुई नज़र आएगी। अब इसमें क्या हो गया, देखो लोग सोचेंगे कि ये समय थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का है, दुनिया भर की कंट्रीज़ के पास में इतनी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इंडिया में इतना ज़्यादा भयानक डिज़ास्टर हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो उठने वाले हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे लोगों के सवाल उठाए जा रहे हैं कवच सिस्टम को लेकर। आपने कवच सिस्टम के बारे में सुना होगा, पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया था, लगभग मार्च वगैरह के महीने में पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है, थंबनेल भी लगाया था। कवच सिस्टम में एग्जैक्टली क्या होता है ना, कि जो 2 ट्रेनें हैं अगर वो आमने सामने आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो कवच सिस्टम कहाँ गया जो कि सरकार लेकर आई थी। अब कवच सिस्टम में क्या है कि मान लो एक रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक पर आपको एक ट्रेन इधर से आती हुई नजर आएगी, सपोज दूसरी ट्रेन इधर से नज़र आती हुई आएगी, दोनों आपस में आ रही हैं सामने, लेकिन एक डिस्टेंस के पीछे, यानी एक डिस्टेंस को रखते हुए कवच सिस्टम क्या करेगा, इस ट्रेन को पहले रोक देगा, दोनों ट्रेनों को रोक देगा। ठीक है, कवच सिस्टम क्या करेगा, ट्रेन की स्पीड कम करके धीमे धीमे करके बाद उसके बाद यहाँ पे वो ट्रेन को रोक देगा। ठीक है, तो ये था कवच सिस्टम। या फिर अगर एक ट्रेन आगे जा रही है, उसी पटरी पर, उसी वाले ट्रैक पर पीछे से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो जैसे एक डिस्टेंस मेंटेन होगा, उस डिस्टेंस मेंटेन होने के बाद में जो कवच सिस्टम है वो पीछे वाली ट्रेन की स्पीड को हल्का कर देगा, स्पीड को हल्का करने के बाद में उसको रोक देगा। तो ये था एग्जैक्टली कवच सिस्टम जिसको स्टार्ट किया गया था, जिससे एक्सीडेंट नहीं हो सकते थे। बट हुआ क्या कि इसको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो कोई छोटे ट्रैक्स नहीं हैं। लगभग 65,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़े लेवल पर जो ट्रैक्स हैं वो फैले हुए हैं। तो सरकार ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, साल ब साल 5-5 हज़ार किलोमीटर का जो ट्रैक्स होगा वहाँ पे कवच सिस्टम को लागू करते हुए चलेंगे। बट पॉसिबिलिटी है कि ये जो एरिया है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे कवच सिस्टम अभी के समय पर इम्प्लीमेंटेड नहीं था। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसी से एक मेन चीज़ यही मिलती है हम लोगों को, या सीखने को ये मिलता है कि ऑब्वियस ही बात है कवच सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ावा हमें देना होगा। ये जो सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन यही है कि जल्द से जल्द हमें जो हमारे इंडिया में सारे रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पर कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे कि ऐसा डिज़ास्टर कभी ना हो, इतना भयानक डिज़ास्टर जो देखने को मिला है वो कभी ना हो। यहीं पर और भी बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं कि जितने भी लोग थे, जितने यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, है ना, उन सबको यहाँ पे क्या हुआ है, बालासोर जो मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है बेसिकली, वहाँ पर लोगों को एडमिट किया गया है, वहाँ पे ट्रीटमेंट लोगों का चल रहा है। ओडिशा के जो सिटीजन्स हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो सब साथ में इकट्ठे हो चुके हैं, ब्लड को डोनेशन दे रहे हैं, जो खून है वो यहाँ पर डोनेट किया जा रहा है लोगों के थ्रू। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिल से सैल्यूट है। जो लोकल पीपल साथ में खड़े हुए, साथ में खड़े होने के बाद में वो आज के समय पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं इन सभी इंजर्ड पीपल्स के लिए,
क्योंकि लोगों का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है और ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट की वजह से सारे लोग इकट्ठे होकर आज के समय पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, खासकर वहाँ के लोकल पीपल, ओडिशा के सिटीजन्स। अगेन सैल्यूट बनता है सभी लोगों को। बाकी आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में सभी जगह पर यही आर्टिकल्स कवर किए जा रहे हैं, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लूप लाइन में थी ट्रेन या फिर कहाँ थी, ट्रैक चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, उसको लेकर सारा का सारा यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। यहाँ पे आप ढेर सारे जो आर्टिकल्स हैं वो देख पा रहे होंगे। उसके अलावा जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, तो इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा उन लोगों की फैमिली को जिनकी फैमिली वाले में से किसी मेंबर की मृत्यु हुई है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देने के बारे में बात की गई है। उसके अलावा जिनको बहुत सीरियस इंजरीज़ हैं उनके लिए 2 लाख रुपए कंपनसेशन देने के लिए बोला गया है, और जिनके ऊपर माइनर इंजरीज़ हैं, छोटी मोटी इंजरीज़ हैं, उनके लिए 50,000 रुपये का कंपनसेशन देने के लिए बोला गया है। उसके अलावा पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुँचते हैं और इस चीज़ को लेकर, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर करवाई गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पीएम मोदी है वो पहुँचे हैं और यहाँ पर चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। उसके अलावा ये जो पिक्चर्स निकल कर आ रही हैं, जैसा आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे, जो एनडीआरएफ की टीम वगैरह है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ओडिशा की डिज़ास्टर रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुँच चुके हैं। एम्बुलेंसेस वगैरह यहाँ पर पहुँच चुकी है। बोला जा रहा है कि एम्बुलेंसेस थोड़ा सा लेट आई थी, लगभग घंटे भर से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से भी कई लोगों की जान चली गई है। तो कम से कम यहाँ पर अभी एम्बुलेंसेस वगैरह आ चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक का एक वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट माना जा रहा है, और दुनिया भर में जो लिस्ट है ना टॉप 10-20 कंट्रीज़ की जहाँ पर सबसे खतरनाक एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का नाम आ गया है इस एक्सीडेंट की वजह से। ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे अगस्त 1995 में भी देखने को मिला था, जब 2 ट्रेनें आपस में न्यू दिल्ली के पास में टकरा गई थीं, जिसकी वजह से 358 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। वो कहीं ना कहीं इंडिया की हिस्ट्री का, भारत के इतिहास का एक सबसे वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट था, सबसे बदतर एक्सीडेंट था। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है, ये भी एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत बड़ा रेलवे सिस्टम है। आपको पता होगा कि कई सारे देश ऐसे हैं ना जहाँ पे आबादी लाखों में है ना, तो कई सारे देशों में जितनी आबादी है उससे भी ज़्यादा लोग एक दिन में इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल करते हैं। कहोगे क्या बात कर रहे हो, ये बिल्कुल सच्ची बात है। बोला जा रहा है कि लगभग 12 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हर रोज़ इंडिया में रेलवेज़ में ट्रैवल करते हैं। 12 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास लोग, और 14,000 ट्रेनें जो हैं रोज़ाना के बेसिस पर आपको चलती हुई नज़र आती हैं। और बहुत बड़ा आपको रेलवे सिस्टम इंडिया का देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमें ये जो एक्सीडेंट है इससे सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया का सिस्टम बहुत बड़ा है, इससे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें यहीं पर ठान लेना होगा, कसम खा लेनी होगी कि आज के बाद ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हमें थोड़े बहुत सुधार अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में करने होंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में मेंशन किया गया है व्हाई इज़ इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनीमिया पॉलिसी। आपको एनीमिया के बारे में ज़रूर से पता होगा, और अब की बार एनीमिया मुक्त भारत को लेकर जो प्रश्न है वो पूछ लिया गया था 2023 में, ठीक है। तो हुआ क्या गया है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि एनीमिया से कई सारी जो महिलाएं हैं वो आज के समय पर इंडिया में, इवन पूरे दुनिया भर में सफ़र कर रही हैं। और महिलाओं के साथ साथ खासकर बच्चों में भी यहाँ पर यह एनीमिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। तो पहले तो हम एक छोटा सा एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट जानेंगे कि एनीमिया क्या है, और एनीमिया होता है अगर महिलाओं को तो उसके पीछे का कारण क्या है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिलेंगे, इसको बहुत अच्छे से सुनते हुए चलना। तो एनीमिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी के अंदर में जो नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स का जो हमारा खून है वो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे शरीर में कम हो जाता है। और खून का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को यहाँ पे जगह जगह तक हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाना। तो अगर खून की कमी होगी तो प्रॉपर बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा। तो एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी होना, आयरन की कमी होना, जिसकी वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी यानी आयरन की कमी जो है बहुत कॉमन होती है एनीमिया वाले पर्सनस के अंदर में। और उसके अलावा फोलेट, विटामिन B12, देन उसके बाद में विटामिन A की डेफिशिएंसीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और एनीमिया के अंदर होता क्या है एग्जैक्टली, अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई बच्चा एनीमिया से सफ़र कर रहा हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा थकान, कमज़ोरी, है ना, उसके बाद में हमेशा जो है
नींद आना, आलस सा लगना, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कह सकते हो रिस्क में होते हैं एनीमिया को लेकर। एनीमिया का रिस्क सबसे ज़्यादा इनके ऊपर होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 20 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इंडियन वेमेन और जो चिल्ड्रन हैं, ये सबसे ज़्यादा पीड़ित देखने को मिलेंगे एनीमिया की वजह से। तो फेज़ 1 के तहत अगर हम बात करें तो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर सर्वे किया गया, और ज़्यादातर स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो बच्चे थोड़े ज़्यादा हैं, महिलाएं भी हैं जो कि कहीं ना कहीं एनीमियक कंडीशंस में पाई गई हैं, यानी कि उनके अंदर एनीमिया जैसी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है, एनीमिया को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कहना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो महिलाएं होती हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर में, उनका जो हेमोग्लोबिन यानी कि जो खून का लेवल होता है वो अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, और बच्चों में जिनकी उम्र 5 से कम है, अगर उनके अंदर जो खून है वो 11 ग्राम जो पर डेसीलीटर उससे कम होता है, तो कहीं ना कहीं वो एनीमिया कंडीशन में कहलाएंगे, यानी कि उनको एनीमिया है। तो ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा एक मामला है, ध्यान में रखना है। अब सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए। पहली चीज़ आपको पता होगा, जो हेल्थ का टॉपिक है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकार के अंडर में आता है, तो राज्य सरकार यहाँ पे काम करती है। इवन कई बार यहाँ पे हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर राज्य सरकार के साथ में मिलकर एनीमिया से लड़ने में मदद करती है। उसके अलावा यहाँ पे एक अलग से इनिशिएटिव है सरकार का, वो है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आयरन की कमी की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से कहीं ना कहीं एनीमिया नज़र आ रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि आयरन का और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन यहाँ पर दिया जाए लड़कों को, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो लड़कियों को। तो जो भी एनीमिया से सफ़र कर रहा है बेसिकली उसको ये सप्लीमेंटेशन दिया जाए, जिस सप्लीमेंटेशन से ये जो इसकी कमी है आयरन की, वो कमी पूरी हो सकेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है, वो है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो एनीमिया वाले केसेस हैं उन केसेस को हम लोग रिपोर्ट कर सकें, उनको ट्रैक कर सकें, क्योंकि पता चलेगा तभी हम यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ऐसे कई सारे और भी इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था ताकि मेन स्पेशल फोकस यहाँ पर एनीमिया वाली जो कंडीशंस से गुजरने वाली महिलाएं हैं उनके ऊपर किया जा सके। उसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत के बारे में आपको पता ही होगा। एनीमिया मुक्त भारत के अंदर में आप देखोगे तो ये खासकर ऐसे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से लेकर 59 मंथ के आसपास, यानी कि 6 से लेकर 60 महीने के बच्चे हैं, अगर वो महीने की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके लिए ये स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुछ बच्चे जिनकी उम्र 5 से 9 साल है, या फिर कुछ बच्चियाँ एडोलेसेंट गर्ल्स जिनकी उम्र 10 से 19 साल है, या कुछ महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर में आ रही हैं, 20 से 24 साल की यहाँ पर उनकी उम्र है। उसके अलावा प्रेग्नेंट महिला हो गई, लैक्टेटिंग मदर्स हो गई। लैक्टेटिंग मदर्स मतलब कुछ महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, 0 से 6 महीने के अंदर का यहाँ पर वो बच्चा है जिसको महिला अभी आज के समय पर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है ना, वो बच्चा अपनी माँ का दूध पूरा होता है। तो इन वाली कैटेगरीज़ के अंदर में भी यहाँ पे इन सभी लोगों को इस एनीमिया मुक्त भारत के अंदर में कवर किया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया अपनी एनीमिया पॉलिसी को लेकर वापस से क्यों सोच विचार कर रहा है। सोच विचार करने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये सारी जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना खून का लेवल होना चाहिए, WHO के अकॉर्डिंग कौन सा एनीमिया कंडीशन कहलाती है, सब कुछ मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। देखो, बोला यहाँ पर यह जा रहा है कि हमें वापस इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों देना चाहिए। इसलिए क्योंकि अभी भी रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि इंडिया में हर दूसरी महिला जो है वो एनीमिया से गुजर रही है, एनीमिया से पीड़ित है। और कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से, शरीर में कमज़ोरी होने की वजह से जो महिलाओं की और बच्चों की जो वर्क कैपेसिटी है, काम करने की जो क्षमता है, वो आज के समय पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो काम कर रही हैं कहीं ना कहीं, तो उनको अगर एनीमिया है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो उससे डायरेक्टली हमारे देश के डेवलपमेंट के ऊपर, देश की इकॉनमी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर एक असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है एनीमिया की वजह से। इस वजह से इंडिया को एनीमिया पॉलिसी के बारे में वापस से सोच विचार करना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। देखो, हम लोगों ने जो एक पेड ग्रुप है वो स्टार्ट किया हुआ था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको ज्वाइन कर चुके हैं। पेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको नोट्स देने होते हैं, वो नोट्स मैं आपको PDF में देता आता हूँ, बट PDF को अपलोड करने से कई बार स्ट्राइक आ गए हैं, चैनल हट गए हैं। तो इस चक्कर में PDF आपको मिलेगा, बट वो 24 आवर्स के लिए मिलेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने वो PDF डाउनलोड करना है।
उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग हमेशा के लिए नोट्स चाहते हो और नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, न्यूज़पेपर का पीडीएफ, हर चीज़ यहाँ पर चाहते हो तो उसके लिए एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया गया है। 499 का है वो, और 499 में आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा। ढेर सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं। ग्रुप ज्वाइन करते ही क्या होगा, आपके पास में सर्चिंग वाला ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। यानी आपको अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा था लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, बस खाली टॉपिक याद है, तो आप एक कीवर्ड टाइप करके उसको सर्च भी कर सकते हो और सामने आपका टॉपिक वो निकल कर आ जाएगा। आप उसको पढ़ सकते हो, अपना रिवीजन वगैरह भी आराम से कर सकते हो। तो 499 में यहाँ पर लाइफ टाइम एक्सेस आपको उस पेड ग्रुप का मिल रहा है, ठीक है, यानी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर या 2 साल में, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो लाइफ टाइम के लिए अगर आपने ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज करना और लिख देना अगर आपको ज्वाइन करना है कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस पेड ग्रुप। आपको रिटर्न में एक मैसेज आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एक लिंक दिया जाएगा पेमेंट का, तो आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप ज़रूर से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है दोस्तों 5K प्लस लाइक्स का, उसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा और यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। नवा संडे है, संडे में साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो एक आर्टिकल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अगेन साइंस एंड टेक से रिलेटेड। क्या बात की जा रही है, इंक्रीज्ड रेनफॉल अलोन विल नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। जो हमारे धरती के नीचे पानी प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ज़मीन के नीचे, खासकर धरती के नीचे बोल रहा हूँ, तो जो पानी प्रेजेंट है बेसिकली, जो उसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है, पिछले कुछ समय में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने ये बताया है कि इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत तेज़ी से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी निकाला जा रहा है अलग अलग यूज़ के लिए, पीने के पर्पज़ के लिए, इरिगेशन के पर्पज़ के लिए, जो हमारी खेत होती है वहाँ पे सिंचाई करने के लिए। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर कम होता चले जा रहा है ना। ये एग्जैक्टली रिपोर्ट्स आती हैं। तो बोला ये जा रहा है कि अगर हमें अपने ग्राउंड वाटर्स को वापस से रिचार्ज करना है, वापस से उनको भरना है, तो उसके लिए जो बारिश का पानी है वो काफ़ी मदद कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर स्टडी हुई है, स्टडी ने बताया है कि अकेला अगर बारिश का पानी भी हो, अकेले ही अगर बारिश हो रही है तो अकेली वो ग्राउंड वाटर को रिकवरी नहीं दे सकती। ग्राउंड वाटर अकेले बारिश से रिकवर नहीं हो सकता, उसके लिए आपने कुछ और भी अदर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसको लेकर जो ये आर्टिकल है वो यहाँ पे डिस्कशन करता है। आओ एक एक करके चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो बोला ये जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो रेनफॉल है, जो बारिश है, जो ये बारिश अगर यहाँ पे होती भी है तो केवल और केवल वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको 50% तक भर पाएगी। अदर जो 50% बचा है उसको भरने के लिए हमें दूसरे अप्रोचेस को लेना पड़ेगा। बोला जा रहा है साल 2002 से लेकर साल 2022 के बीच में 95% जो इंडिया का ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हुआ है। डिप्लीट मतलब नीचे गया है, कम हुआ है। और ख़ासकर कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में, नॉर्थ इंडिया के वार्मिंग क्लाइमेट की वजह से, गर्म तापमान की वजह से, है ना, कई बार सूखा पड़ता हुआ नज़र आया, कई बार फ्लड्स होती हुई नज़र आई। क्योंकि जो वार्मिंग क्लाइमेट है यानी क्लाइमेट चेंज है, उसका असर डायरेक्टली हमारे जो वातावरण इसके ऊपर देखने को मिलेगा। कहीं पर मतलब बेवजह बारिश हो रही है और या फिर सूखा पड़ रहा है, तो वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब जो ये क्लाइमेट लगातार गर्म होता जा रहा है ना, तो उसकी वजह से समर मानसून भी इंक्रीज़ हो गया है। समर मानसून रेनफॉल, जो बारिश होती है समर मानसून की, वो भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ये बारिश देखने को मिलेगी। आगे भी नॉर्थ इंडिया इस बारिश को बहुत ज़्यादा रिसीव करने वाला है। जो समर मानसून की रेनफॉल होती है ना, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक अंदाज़ा है कि 6 से 8% अब की बार बढ़ जाएगी। तो इससे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा रिकवर हो जाएगा। जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाला गया है उसको थोड़ा सा रिचार्ज होने का समय मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पूरी तरह से वो रिचार्ज हो सकेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है ना, इसका यूज़ हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसकी रिकवरी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेबुनियाद या बेवजह ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है या सिंचाई में ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ग्राउंड वाटर की प्रोटेक्शन करनी होगी, सुरक्षा करनी होगी। क्योंकि अगेन अगर ये रिचार्ज हो भी गया तो जिस तरीके से यूज़ हो रहा है वापस से वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमें प्रोटेक्शन अपनी साइड से देना होगा, हमें थोड़े से कदम उठाने होंगे ग्राउंड वाटर की सुरक्षा के लिए। नाउ अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको न्यूज़ बता दिया एग्जैक्टली न्यूज़ में क्या चल रहा है।
उसके अलावा यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा नोट्स वगैरह पढ़ने होंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट है, और समझना होगा कि इंडिया का ग्राउंड वाटर सिनेरियो क्या है। देखो कुछ डेटा आया है, डेटा ने ये बताया है कि इंडिया के अंदर में लगभग 18% के आसपास जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, दुनिया भर में जितनी पॉपुलेशन है उसकी 18% आबादी हमारे देश में है। उसके अलावा कई सारा 82.4% का जोग्राफिकल एरिया इंडिया के पास में है। लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो हमारे पास में कम देखने को मिलेगा। हमारे पास में पानी जो है केवल और केवल 4% है। 4% आपको टोटल वाटर रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना यह है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि ग्राउंड वाटर का दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और ग्राउंड वाटर का इंपॉर्टेंस अपने आप में ज़्यादा है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, यहाँ पे जो पानी होता है ना हमारे ज़मीन पर, वो छोटे छोटे कंकड़ और चट्टानों के माध्यम से अंदर चले जाता है, ग्राउंड में स्टोर हो जाता है वो, ठीक है। और वो खासकर जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं जिसमें पानी स्टोर होता है, उसको हम लोग एक्वीफर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक्वीफर्स के नाम से। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ रिसोर्सेज हैं जिन्होंने मेंशन किया है कि ग्राउंड वाटर जो है बिल्कुल इंडिया ने बहुत तेज़ी से अपना डिस्ट्रॉय किया है, डिप्लीट किया है। यूएन वर्ल्ड वाटर डे 2022 का जो थीम है ये बेसिकली ग्राउंड वाटर को लेकर था कि ग्राउंड वाटर को प्लीज़ यहाँ पर सपोर्ट करो। सपोर्ट मतलब उसको प्रोटेक्शन दो, है ना, उसकी यहाँ पर सुरक्षा करो, क्योंकि इंडिया के लिए ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसका भी इस तरीके से इस कगार पर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर ग्राउंड वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। इवन कई सारी जगह पर ये क्राइसिस स्टार्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन, मतलब कोई कानून नहीं है, कहीं पर भी कुआं खोद दिया जाता है। एक कुआं खोदा है, अब यहाँ पे सारा पानी खत्म हो गया, दूसरी जगह पर खोद दिया, उसको लेकर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो अनरेगुलेटेड रेगुलेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का बहुत तेज़ी से एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। दूसरा, एक्सेसिव इरिगेशन, सिंचाई जो है, सिंचाई को लेकर नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं उसका यूज़ कर रही हैं। मतलब समझ रहे हो, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, बूंद बूंद में पानी टपकता है, जितना पेड़ को, जितना हमारी फसल को पानी चाहिए होगा केवल उतना जाता है। लेकिन जो हम लोग एकदम पाइप लगा देते हैं, सीधा खेत में छोड़ देते हैं और पानी बिल्कुल भर देते हैं, तो उसमें एक्सेस वाटर हो जाता है, यानी कि पानी का थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ किया जा रहा है। तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है, एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए जो एक्स्ट्रा इरिगेशन हो रहा है, वो सिंचाई जो की जा रही है, ज़बरदस्ती का जो एक्स्ट्रा पानी वहाँ पर यूज़ हो रहा है, उसको पानी को कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर से निकाला गया है। तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। और इवन यहाँ पे इंडिया में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको इतना प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारे कारण है जिसकी चक्कर में जो हमारा ग्राउंड वाटर का डैमेज है वो देखने को मिल रहा है लगातार। हालांकि कुछ स्टेप्स जो कि हमारी सरकार ने उठाए हैं ग्राउंड वाटर को सस्टेन करने के लिए, बट वो स्टेप्स पता नहीं फॉलो कैसे किए जा रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया था 2019 में। उसके अलावा यहाँ पे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर किया गया था। जल शक्ति जो अभियान है ये लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपनी जो जन शक्ति है इसको जल शक्ति में यहाँ पे लेकर आ सकें। जो रेन है, जो बारिश है, बेसिकली उसका जो पानी है वो इकट्ठा कर सकें, उसका पानी का हम लोग प्रॉपर यूज़ कर सकें। इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सरकार ने स्टार्ट किए थे, बट वो इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं फेल मारते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ समय पर इंडिया में सूखा भी ज़्यादा पड़ा है, तो लगातार यहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से भी कह सकते हो ग्राउंड वाटर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है आधार बेस्ड सिस्टम कैन सॉल्व द डिले इन वेजेस ऑफ एमजी नरेगा वर्कर्स इन गवर्नमेंट। मनरेगा, एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है ये क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेलिंग्स दूंगा ताकि आप आर्टिकल को बेसिक से समझ सको कि किस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, नाम से पता चल रहा है इस स्कीम का मेन मकसद है लोगों को रोज़गार देने का, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड करवाने का। ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्क गारंटी प्रोग्राम स्कीम है जो लोगों को रोज़गार देने का काम करती है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 में, और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पास किया गया था 23 अगस्त 2005 में। तो उसके बाद जाकर यहाँ पर इस स्कीम को अगले ही साल इम्प्लीमेंट किया गया। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि जो वर्कर्स हैं, जो खासकर अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, उनको 100 दिन का रोज़गार देना। 100 दिन मिनिमम डेज़ हैं, ध्यान रखना, मिनिमम 100 दिन का रोज़गार देना। मैक्सिमम जब काम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको ज़्यादा दिनों का काम दिया जा सकता है। तो मिनिमम 100 दिन का उनको काम देना। ऑब्वियस सी बात है जब काम करेंगे तो उसके बदले में उनको जो पेमेंट है, जो मजदूरी है, वो भी दी जाएगी। उसके अलावा इस स्कीम के अंदर में आप देख पाओगे जो 1/3 बेनिफिशियरी हैं वो वेमेन भी हैं।
यानी महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों को ही यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इस एमजी नरेगा स्कीम के तहत। और जो मजदूरी जो वेजेस दी जाती हैं वो एक हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके माध्यम से दी जाती हैं। जो हमारे पास में एक्ट है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जिसको अभी यहाँ पे कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर में मिला दिया गया है। तो इस एक्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी देते हैं इस एमजी नरेगा स्कीम के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उन लोगों को। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो लॉन्च कब हुआ था ये ध्यान रखना है, इसका मेन पर्पस क्या है वो ध्यान रखना। जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, उनको लेकर यहाँ पे ये जो है रोज़गार देने का काम करता है। अब दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि अब पैसा सरकार की साइड से आता है, अब हाथ में तो उनको पैसा दिया नहीं जाता, बैंक अकाउंट में आता है इनके। कई बार क्या होता है, जो वर्कर्स हैं वो किसी कारण की वजह से उनका बैंक अकाउंट चेंज हो जाता है, या बैंक अकाउंट नंबर बदल लेते हैं, या बैंक बदल लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक अगर चेंज हो गया तो यहाँ पे कैसा पैसा आएगा उनके पास में, ऐसे इश्यूज़ कई सारे हो जाते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया है, वो है आधार बेस्ड सिस्टम। तो आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो पेमेंट है इन मज़दूरों को मिल जाया करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जो रिपोर्ट्स आई हैं वेज पेमेंट को लेकर, उसका कहना यहाँ पर यह है कि लगातार कई बार ना जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट नंबर्स में फ़ेल हो गया है। तो बेनिफिशरीज़ के पास में मेहनत करते हैं, मजदूरी उनको मिल नहीं पा रही है, कई बार कई सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उसको प्रॉपरली यहाँ पे टैकल करने के लिए, जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए हमने क्या किया है, एक नए सिस्टम को लेकर आए हैं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ये इंश्योर करेगा कि टाइम पर सभी लोगों के पास में उनका जो पेमेंट है वो पहुँच जाए। तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे सरकार ने मेंशन किया है कि जो एबीपीएस सिस्टम है ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे कोई फेल नहीं होगा, कोई पेमेंट फेल नहीं होगा, प्रॉपरली यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमारे वर्कर्स के पास में पहुँच पाएगा। तो इसके लिए लेकिन आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड को अपडेट करवाना इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो इससे यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर, कोई बैंक अकाउंट नंबर, आप अगर बैंक अकाउंट की लोकेशन चेंज हो जाती है या नंबर चेंज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका केवल आधार कार्ड से पेमेंट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन करवाओगे आपका आधार से वो लिंक होगा। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक्सप्रेस का एक आशा दिखाई है कि देखो 30 जून से पहले पहले हम लोग इसको मैंडेटरी कर देंगे, इसको आवश्यक कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे। क्योंकि अभी इससे क्या होगा कि बहुत सारे वर्कर्स जिनके पास में आधार कार्ड है तो वो तो कवर हो जाएंगे, लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे भी हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, तो उनका क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि नहीं, उनको हम नौकरी से नहीं हटाएंगे, उनको भी पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है उनका, तभी वो काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनको यहाँ पर एक एलिजिबल पेमेंट जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। धीरे धीरे करके वो जो इश्यूज़ है वो भी रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। बट आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम के ऊपर थोड़ा मेन फोकस किया जा रहा है ताकि वर्कर्स के पास में प्रॉपर जो पेमेंट है, टाइम पर जो पेमेंट है वो पहुँच सके। उसके अलावा बराबर में एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, अगेन कुछ खास बात यहाँ पर नहीं है। इंडिया ने G20 कंट्रीज़ के ऊपर जोर दिया है कि G20 कंट्रीज़ साथ में आएँ, वैक्सीन रिसर्च के ऊपर साथ में मिलकर काम करें, ताकि अभी काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो गरीब देश हैं जिनके पास में वैक्सीन नहीं है, अमीर देश सारी की सारी वैक्सीन्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये जो असमानता है, ये जो इनइक्वालिटी है, इसको टैकल किया जा सके। इसके लिए भारत ने G20 कंट्रीज़ को बोला है भाई आओ साथ में और वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव को ज्वाइन करो और काफ़ी सारी वैक्सीन्स को डेवलप करो, और जो वैक्सीन्स डेवलप होती हैं उसका प्रॉपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करो, इक्वालिटी में हर एक देश के पास में वैक्सीन पहुँच पाए अच्छे से। यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ। बोला जा रहा है सरकार ने जो 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं बेसिकली, उसको बैन कर दिया है। 14 कॉम्बिनेशंस के ऊपर बैन लगा दिया है। क्यों? सिंपल सी बात है, एफिकेसी को लेकर क्वेश्चन उठाया गया है। आर्टिकल पढ़ोगे बार बार वही चीज़ें रिपीट की गई हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी या एफिकेसी कह सकते हो उस दवाइयों की नहीं है। मतलब ये दवाई इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही है, इस दवाई के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दवाई थोड़ा सा मतलब कम सक्सेसफुल है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन 14 कॉम्बिनेशंस के ऊपर बैन लगाया गया रिसेंटली, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। और अगेन यहाँ से कोई एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला, आप इसको स्किप कर सकते हो। ना दोस्तों, हमारे साइंस एंड टेक पर ही एक और आर्टिकल और है जहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, यानी जो जीन होता है ना, अलग अलग वायरसेस होते हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हुआ, वायरस में काफ़ी सारे बदलाव हो गए थे, बदलाव होने के बाद में वो वायरस काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो H5N1 वाला वायरस है, ये जिससे बर्ड फ्लू यहाँ पर होता है, ये जो वायरस है, इस वायरस में अगर इसके जीन के अंदर कोई चेंजेस हो जाता है ना, कोई बदलाव हो जाते हैं, तो ये वायरस कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो जाता है। ये एनिमल्स को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक स्टडी रिसेंटली पब्लिश हुई है जिसने ये बताया है H5N1 वायरस
जिसका यहाँ पर नाम दिया गया साइंटिफिक नेम 2.3.4.4b। 2.3.4.4b यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। अभी ये वायरस कहीं ना कहीं 30 देशों के अंदर अलग अलग चिड़ियों के अंदर फैल गया है और इस वायरस की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में पहले वाले नॉर्मल H5N1 वायरस को देखें तो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा घातक नहीं था जितना ये वाला है। और ये कैसे हुआ है, इसके अंदर चेंजेस होने के बाद में, क्योंकि वायरस के अंदर में चेंजेस हो जाते हैं कभी कभी, तो ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ये चेंज इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ये जो डिजीज़ है ये डायरेक्टली मैमल एनिमल के जो न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं, जो दिमाग होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली एक बुरा असर डालती हुई नजर आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अपडेट के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसे यहाँ पर इस वाले वायरस के यानी कि H5N1, H5N6 इस प्रकार के जो वायरस के इन्फेक्शन के केसेस हैं वो चाइना में भी नज़र आए हैं, यूके में भी नज़र आए हैं। इवन 2.3.4.4 वाला जो वायरस है ये ओरिजिनली कहाँ पे पाया गया था, नॉर्थ अमेरिका में पाया गया था 2014-15 में, खासकर जो बर्ड्स, जो चिड़ियाँ हैं उनकी प्रजातियों में। और कहीं ना कहीं इसमें भी एक बदलाव हो गया। वो क्या हो गया, 2.3.4.4b लगा दिया गया, आगे एक और चेंज हो गया। और जो ये चेंज हुआ है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है। ये जो चेंज है ये डायरेक्टली हमारे, जैसे मैंने बोला है कि मैमेलियन जो जानवर हैं हमारे, उनके न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, जो उनका दिमागी संतुलन है, उसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली असर डाल रहा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, यानी एक मानव से दूसरे मानव में यहाँ पर ये जो वायरस है वो नहीं फैल रहा है। ये एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। खैर अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये H5N1 वायरस क्या है, और थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे बर्ड फ्लू के नाम से भी आप यहाँ पे इसको जानते होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग ऊपर बर्ड फ्लू की बात कर रहे हैं। ये बर्ड फ्लू है जिसके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। इंडिया में भी बर्ड फ्लू यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है, जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। एक हाईली कॉन्टेगियस बीमारी है जो कि एक इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होती है। ठीक है, इन बर्ड्स के अंदर फैल जाती है और इन बर्ड्स से, इन चिकन से कहीं ना कहीं फिर इंसानों में भी फैलने की क्षमता देखने को मिलती है। वो कैसे, आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। बर्ड फ्लू का इतिहास क्या है, इंसानों में कब देखने को मिला है। देखो ये समय था 1997 का, जब ह्यूमंस में पहली बार एक इंसान में बर्ड फ्लू देखने को मिला था। ठीक है, वो इंसान हांगकांग का था और वो जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन था वो था H5N1, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। तो H5N1 वाला जो स्ट्रेन है ना, ये बर्ड फ्लू का ही स्ट्रेन है। ये इस वायरस बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 वायरस की वजह से होता है। तो पहली बार ये वाला जो वायरस का स्ट्रेन है ये पकड़ा गया था, ये डिटेक्ट किया गया था 1997 में, एक इंसान के अंदर पाया गया था। उसके अलावा इस वायरस के जो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, H5N2, H9N2, ये भी यहाँ पर धीरे धीरे फैलने लगे एनिमल से ह्यूमन में। तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है यहाँ पर बनने लगा। लेकिन क्या ये बीमारी, ये जो बर्ड फ्लू है, ये आसानी से इंसान में फैल सकता है? देखो इतनी आसानी से इंसान में नहीं फैल सकता। हाँ बिल्कुल, ये बर्ड से इंसान में आ सकता है, लेकिन इंसान से इंसानों में नहीं फैलता। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे कोरोना में ये था ना, वो इंसानों से इंसान में फैल रहा था, बट वैसा यहाँ पर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये इतना ज़्यादा मतलब आसानी से फैल सकता है? देखो आसानी से बिल्कुल इंसानों में नहीं आ सकता, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, एक इन्फेक्टेड बर्ड जिसको यहाँ पर H5N1 वायरस से वो बेसिकली बर्ड इन्फेक्टेड हो, उसके कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। अगर उसके कांटेक्ट में आता है वो इंसान, तब जाके जो ये बीमारी है वो फैलती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उस पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी नहीं फैलेगी। ये सबसे अच्छी चीज़ आपको ये देखने को मिल जाती है। अब बर्ड फ्लू को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल सिम्टम्स हो गए। तो सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि एक इंसान को बुखार आ जाना, कफ हो जाना, उसका जो थ्रोट है उसमें पेन हो जाना, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ पर उस प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, निमोनिया हो जाता है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया हो जाना, ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण यहाँ पे बर्ड फ्लू के केसेस में नज़र आते हैं। बाकी इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, है ना, जैसे कि ओसेल्टामाविर हो गया। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन के सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकती है। एक मानव थोड़ा लंबे समय तक जीवित रह सकता है इस दवाई का यूज़ करके। उसके अलावा पोल्ट्री बर्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो जो वैक्सीन स्ट्रेटजीज़ हैं वो यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने कहीं ना कहीं एडवाइस करी है। बोला है कि देखो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर करना चाहिए। और इन बर्ड्स के अंदर में जो खासकर मुर्गे वगैरह पाले जा रहे हैं पोल्ट्री में, पोल्ट्री फार्म्स की जा रही है, तो वहाँ पे ये जो वैक्सीनेशन करना चाहिए, जिससे कि ये जो फ्लू है, बर्ड फ्लू है, इसको हम लोग थोड़ा सा रोक सकें। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन बना था साल 2015 में कि H1N1 वायरस कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, एड्स, बर्ड फ्लूज, डेंगू या फिर स्वाइन फ्लू? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू, क्योंकि ये H1N1 है, ध्यान रखना। और ऐसे आपसे पूछा जा सकता है H5N1 वायरस किस चीज़ से रिलेटेड है,
यानी कि यहीं पर इसी क्वेश्चन में H5N1 वायरस लिखा होता, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका सही उत्तर बी होता, यानी बर्ड फ्लू। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको यहाँ पे मज़ा आ चुका होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आज जो है इस लेक्चर से सीखी हैं। हालांकि लेक्चर में कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, बट फिर भी निचोड़ कर जो भी काम की चीज़ें वो निकाल ली गई थी। उसके अलावा प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अमेंडमेंट जो हुआ था 1966 का, उसके तहत यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लेकर आया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।